तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। ओके, तो जितना भी बताए थे उसको रिवाइज कर लेना। अब हम लोग ओम्स लॉ देखेंगे, तो उसमें हम लोग वोल्टेज और करंट के बारे में डिस्कस कर लिए थे। अब यहाँ ये समझना है कि ओम्स लॉ क्या कहता है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि ओम्स लॉ जो है ये डिफाइंड होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे। पहला पॉइंट, ओम्स लॉ बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बस सिंपल है, इसको ध्यान रखना है। क्या बोल रहे हैं कि ओम्स लॉ कब डिफाइन करेंगे हम लोग? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। टेम्परेचर एकदम क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है ओम्स लॉ में, ठीक है, कि ओम्स लॉ जब भी आप डिफाइन करोगे तो कब? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ये कहता क्या है कि अगर कोई कंडक्टर है जिसके एंड से आप किसी बैटरी को जोड़ते हो, तो अगर आप इस बैटरी के पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो इसमें जो फ्लो होगा करंट, वो करंट भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है? सिंपल है। द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है, इज, वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। जो भी इसको पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी जो इसको सप्लाई किया गया है, जैसे सपोज करिए कि आपको याद होगा बताए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वोल्टेज लिखते हैं ना यूनिट। तो मान लो एक बैटरी है जिसमें कितना है? 3 वोल्ट। एक हो जाएगा 10 वोल्ट, मान लो एक 15 वोल्ट है। तो आप 3 वोल्ट से बैटरी कर दिए 10 वोल्ट, 10 वोल्ट से 15 वोल्ट, तो पोटेंशियल बढ़ा रहे हो कि नहीं? मतलब ज़्यादा ताकत का बैटरी उससे जोड़ रहे हो, तो सर्किट में जो करंट होगा, इसमें जितना करंट होगा उससे ज़्यादा इसमें करंट होगा और उससे ज़्यादा इसमें करंट होगा। इसी चीज़ को मैथमेटिकली लिखा गया क्या? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी और भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो हम लोग जानते हैं, ध्यान रखिए कि जैसे अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, तो जब इक्वल्स टू में कन्वर्ट करेंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा के टाइम्स बी। ठीक है, ये मैथ्स है। अब सोचो यहाँ से जैसे ही आपके पास रिजल्ट आया क्या चीज़ कि आई जो है वह, इसको नोट भी करते रहना है जो जो चीज़ मेंशन कर रहे हैं यहाँ से, कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ? आई हुआ है। तो यहाँ से कांस्टेंट आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? एक कांस्टेंट आएगा आर इंटू आई, और आर को क्या बोला गया? ध्यान रखना है, रेसिस्टेंस। आर को क्या बोलेंगे? रेसिस्टेंस। पहला पॉइंट। तो ओम्स लॉ को कंक्लूड करते हैं क्या चीज़? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट। अब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट याद रखना है और इस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं वो याद रखना है। ओके, अब है कि यहाँ से जो एक क्वेश्चन बनता है, तो एक क्वेश्चन तो आपका यही बन गया कि ओम्स लॉ होता क्या है और इसको डिफाइन करने का कंडीशंस क्या क्या है। ठीक है, इसके साथ में ध्यान रखना है नोटेशन। जैसे फार्मूला क्या बना आपके पास? V बाई आई इक्वल्स टू आई आर, और इसी को हम क्या लिख रहे हैं? V इक्वल्स टू आई आर। तो रटना है, रटने का मतलब है कि याद रहना चाहिए आपको। V को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस PD हम लिखे हैं, आप अच्छे से लिख जाइएगा, इसको क्या बोलेंगे? इसको पोटेंशियल डिफरेंस। R को क्या बोलेंगे? ध्यान रखिए, तो R हो जाएगा हमारे पास रेसिस्टेंस। R क्या कहलाएगा? रेसिस्टेंस। I क्या कहलाएगा? ध्यान रखना है, करेंट। ठीक है, आर क्या कहलाएगा? करंट। आर क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस। भी क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। आई क्या हो जाएगा? करंट। आर क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस। और भी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? तो ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फार्मूला जो आपके पास, ये चीज़ पता होना चाहिए। आप 10th में हैं, मैथ्स पढ़ रहे होंगे तो आप पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और वहाँ पर आप जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़े होंगे, उसमें जब ग्राफ आप बनाते होंगे तो आपका ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन बनता है ऐसे करके, है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन बनता है। और वहाँ पे आप जो इक्वेशन भी पढ़े होंगे वो क्या पढ़े होंगे? सोचिए, तो इक्वेशन आपको पढ़ाया क्या होगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, समथिंग इस तरीके से लिखते हैं कि नहीं इक्वेशन? देखिएगा जरा, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जरूर देखिएगा वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे इक्वेशन ऐसा लिखा जाता होगा समथिंग जैसे y प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, या ऐसे करके इक्वल्स टू -3, ऐसा इक्वेशन आता है कि नहीं? तो वहाँ पर 2 वेरिएबल होता है, y भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, और दोनों का पावर 1 है। ग्राफ बनाते तो स्ट्रेट लाइन बनता है। सिमिलरली आपसे अगर बोलेगा क्या कि आपको ग्राफ बनाना है किसके किसके बीच में, तो वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखना है, वोल्टेज और किस चीज़ का? करंट का ग्राफ कैसा बनने वाला है? स्ट्रेट लाइन। वोल्टेज और करंट का ग्राफ कैसा बनना है? स्ट्रेट लाइन। मतलब ओम्स लॉ में V और I का जो कर्व बनता है, V और I के बीच में, R तो क्या है? कांस्टेंट है ना, तो V और I के बीच में जो कर्व बनता है वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, तो इसको मेंशन कर जाइएगा। वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ आपके पास बन रहा है वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। V और I के बीच में, मैंने इसको 4-5 बार 6 बार रिपीट कर दिया, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। V और I के बीच में जो कर्व बन रहा है वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ओम्स लॉ में जो आपके पास एक
पॉइंट है वो ख़त्म होता है। अब हमारा जो सब सारा डिस्कशन है, ठीक है, वो किस बात पे होगा, आर पे होगा, डेट इज रेसिस्टेंस, कि रेसिस्टेंस क्या होता है। क्लियर है, रेसिस्टेंस क्या होता है, बात समझ में आ गया। ओके, तो अब ये डिस्कस हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ रेसिस्टेंस। अब इसके आगे देखिए कि रेसिस्टेंस एक्चुअली में है क्या, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा एक और हम ये करते हैं, जैसे देखो एक तो पढ़े थे Q इक्वल्स टू एन ई, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी और V इक्वल्स टू आई आर। ये 3 फार्मूला अपने पास कलेक्ट हो चुका है। ओके, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टेंस का काम क्या है और रेसिस्टेंस होता क्या है, ठीक है। देखो छोटा सा एनालॉजी समझाते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा कि गुड कंडक्टर, या फिर एग्जांपल दिया गुड कंडक्टर बैठ कर किसी भी जनरलाइज किसी भी पर्सन से पूछे जिसको फिजिक्स का आइडिया नहीं है कि लकड़ी में करंट ज़्यादा फ्लो करेगा कि रॉड में, तो बताएगा कि रॉड में। तो सोचिए कि लकड़ी में क्यों नहीं करेगा, ऐसा कोई कारण होगा ना जिस कारण से लकड़ी में करंट का फ्लो नहीं होगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो डैट कारण इज़ नोन एज, या डैट कॉज इज़ टर्म्ड एज रेसिस्टेंस। मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर में वो गुण जिसके कारण उसमें करंट का फ्लो जो है वो घटता है, जो करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर का कौन सा प्रॉपर्टी, ड्यू टू विच, जिसके कारण करंट का फ्लो जो है, देखो फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाए, अपोजेस, सिंपली थ्रू इट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। एकदम सिंपल मीनिंग पहले पता होना चाहिए रेसिस्टेंस का डेफिनेशन लिखने का। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी जिसके कारण फ्लो ऑफ करंट जो हो जाए, क्या हो जाए, अपोज हो जाए, मतलब उसको लगे ऐसा कि करंट रोका जा रहा है सर। जैसे सोचो क्यों, आखिर कंडक्टर तो बहुत सारा है लेकिन उसमें भी गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर क्यों आया, नहीं, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर आया ना, तो क्यों आया होगा गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, आखिर सब तो कंडक्टर ही है। तो इसका मतलब है कि अगर एक कॉपर का बना हुआ है, कोई सिल्वर का बना हुआ है, कोई सोचो एल्युमिनियम का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, सबको अगर एक बैटरी से जोड़ रहे हैं फिर भी करंट अलग अलग है। इसका मतलब है कि उसमें कोई ना कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण किसी में करंट कम हो जा रहा है, तो वो जो अपोज कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेसिस्टेंस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। और ओम्स लॉ के हिसाब से अगर आप देखोगे तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, R इक्वल्स टू V बाई आई। देखो ये पढ़े हो ना, V इक्वल्स टू आई आर, तो क्या बन गया यहाँ से, R इक्वल्स टू V बाई आई, ध्यान रखना है। अब यहाँ से अगर आप सोचोगे तो एक तो ये फार्मूला हमारे पास है, लेकिन रेसिस्टेंस का अपना भी फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए किसी भी कंडक्टर का जो, ध्यान समझिएगा, इसको आगे हम लोग लिखेंगे बट अभी हम यहीं पे इसको बता रहे हैं कि अगर कोई भी कंडक्टर है, जैसे ये कंडक्टर है तो इस कंडक्टर का अपना एक लेंथ होगा L, और ये वाला लिख रहे हो ना एरिया, इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और लेंथ कितना है L। तो इसका इस वायर का क्या होगा, एक रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टेंस। और वो जो रेसिस्टेंस होता है ना, कैसे पता चलेगा कि रेसिस्टेंस इसका कम है, ज़्यादा है, क्या है, तो बोला जाता है कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। पहला बात तो ये कि रेसिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। कैसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट मीन्स दैट कि एज वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ कंडक्टर द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज। पहला बात तो ये हुआ। अच्छा, सिर्फ इंक्रीजेज का ही बात नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे डिक्रीजेज भी है। अगर लेंथ घटेगा तो R घटेगा भी। सिमिलरली जो रेसिस्टेंस है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है एरिया। रेसिस्टेंस जो है क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब अगर आप लेंथ बढ़ाओगे, लेंथ को आप क्या किए, बढ़ाए, तो रेसिस्टेंस बढ़ा। अगर आप लेंथ घटाए तो रेसिस्टेंस घटा। अगर आप एरिया बढ़ाए तो रेसिस्टेंस घटा, और अगर आप एरिया घटाए तो रेसिस्टेंस बढ़ा। क्लियर है। एक ये जो हम पॉइंट अभी यहाँ बताए हैं, ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है जिस कंडक्टर का लेंथ L है, जिसका एरिया A है, तो उसका जो रेसिस्टेंस होगा वह इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका लेंथ कैसा है,
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, पहला पॉइंट, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, length of conductor, and inversely proportional to cross sectional area of the conductor, and inversely proportional to cross sectional area of the conductor, and inversely proportional to cross sectional area of the conductor. अब कोई यहाँ से कहेगा कि सर एक बात बताइए, यहाँ जो फार्मूला लिखा गया है V/I, तो R तो वोल्टेज और करंट पे भी डिपेंड करना होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि याद करिए कि R आया कहाँ पे, R आया है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल्स टू आया ना RI, तो सोचो यहाँ पर R क्या बन के आया, कांस्टेंट। इसका मतलब कि R जो है वो V और I के साथ रिलेटेड है, लेकिन V और I पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे आप R इक्वल्स टू क्या लिखे, सोचो V/I, तो अगर तुम वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वोल्टेज अगर बढ़ाओगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही वोल्टेज को तुमने बढ़ाया और करंट भी उसी फैक्टर में बढ़ गया, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिस फैक्टर से भी बढ़ेगा उसी फैक्टर से I बढ़ जाएगा, तो दोनों सेम फैक्टर से बढ़ा कि नहीं, तो दोनों जब सेम फैक्टर से बढ़ेगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो रेसिस्टेंस क्या रह जाएगा, कांस्टेंट। रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जैसे मान लीजिए कि वोल्टेज था V पहले, या मान लो ऐसा 5 वोल्ट था, करंट था 2 एम्पियर, आपने वोल्टेज को बढ़ा के 5 वोल्ट से क्या कर लिया, 10 वोल्ट कर लिया, तो करंट, वोल्टेज डबल हो गया कि नहीं, तो करंट भी कितना हो गया, 4 एम्पियर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 10/5 डेट इज R, 10/5 ये लिखेंगे ना, V/I, सॉरी इसमें इस देख लो, इसमें क्या है, रेसिस्टेंस वोल्टेज अपन करंट है ना, तो वोल्टेज जब 5 था तो करंट कितना था, 2 था ना, तो कितना लिखोगे यहाँ पर 5/2 लिखोगे, और यहाँ पर क्या लिखोगे 10/4 लिखोगे, तो ये भी तो कितने आ गया, 5/2 आया कि नहीं, मतलब रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या है अभी भी सेम है, रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या है अभी भी सेम है। तो बोला गया कि रेसिस्टेंस आखिर किस बात पे डिपेंड करता है, अगर वोल्टेज और करंट पे नहीं डिपेंड कर रहा है तो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, तो आपके सामने है ये पॉइंट कि रेसिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। As we increase the length, resistance increases, or as we decrease the length, resistance decreases, or as we increase the area, resistance increases, clear है, sorry, as we increase the area, resistance decreases, and as we increase the area, decrease the area, resistance decreases। अगर आप लेंथ को बढ़ाओगे रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटाओगे रेसिस्टेंस घटेगा, एरिया बढ़ाओगे रेसिस्टेंस घटेगा, एरिया घटाओगे रेसिस्टेंस बढ़ेगा। इसको हम लोग आगे कवर करेंगे, बट अभी यहीं पे इसके साथ रिलेट कर दिए हैं, ये बात ध्यान रखना है। तो ये जिस टॉपिक के अंदर आएगा उसमें क्या है, हम लोग पढ़ेंगे डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस, डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस, ओके, डिपेंडेंसी ऑफ यूनिट वगैरह सब कुछ का बात वहीं पे कर लेंगे। तो इसके बाद जितना भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो भी रिलेशन इसमें आएगा, इस हालांकि आ गया है, इसको मैं थोड़ा और थियोरेटिकल पॉइंट्स इसमें डिस्कस कर देता हूँ। अब देखिए इसमें क्या क्या डिस्कस करते हैं, तो हमारे पास क्या क्या फार्मूला आ गया, इसके बाद देखिए, ठीक है, तो जो हम पॉइंट बताएं क्या, डिपेंडेंसी ऑफ रेसिस्टेंस ऑन कंडक्टर। तो पहला बात क्या बताएं कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरा क्या बताएं, रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया, जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। और अभी बताएं प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा कि नहीं, तो R इक्वल्स टू आएगा रो L/A, R इक्वल्स टू क्या आएगा, रो L/A। नोटेशन लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लिख जाओ लेंथ ऑफ कंडक्टर, A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्या कहलाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, इसको क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस, इसको क्या बोला जाएगा, रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस। अब देखिए एक और रिलेशन जो अपने पास पहले से है, वो फार्मूला क्या था, तो V इक्वल्स टू IR, तो R इक्वल्स टू क्या लिखोगे, V/I, ऊपर में क्या लिखोगे, यूनिट वोल्ट, नीचे में क्या लिखोगे, एम्पियर, है कि नहीं, भी बोला, ठीक है, वोल्ट। तो रेसिस्टेंस क्या बना, ध्यान रखिएगा, वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम, OHM सिंबल है ये, मतलब SI यूनिट जो लिखोगे, SI यूनिट
ऑफ रेसिस्टेंस इज कितना ओम, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज 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 ओम। तो इसका यूनिट कहाँ से है वो समझ में हम लोग को पता आना चाहिए। क्लियर है। अब 1 ओम को डिफाइन करता है, ध्यान रखना है, इसको डेफिनेशन बुक से अपना पढ़ लेना। 1 ओम को डिफाइन करना है, तो 1 ओम डिफाइन करने का क्या मतलब है, सोचो कि अगर कोई कंडक्टर है, जिस कंडक्टर को आप एक ऐसे बैटरी से जोड़े हैं जिसमें जिसका वोल्टेज कितना 1 वोल्ट और उसमें करंट भी कितना है 1 एम्पियर, ठीक है। मतलब इफ़ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कितना 1 वोल्ट इज 1 एम्पियर, क्लियर, देन द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 1 ओम, देन द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 1 ओम। क्या बोल रहे हैं कि करंट अगर किसी भी कंडक्टर में 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, कब, जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो 1 वोल्ट, देन द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कितना कहलाएगा 1 ओम कहलाएगा। क्लियर है। साथ ही साथ यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ बढ़ाओगे रेसिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे रेसिस्टेंस घटेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तक कंबाइंड करें, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। आर क्या बताता है रेसिस्टेंस, एल क्या हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए हो गया एरिया, और रो जो हो जाएगा उसको बोलेंगे रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी किस चीज़ को बताता है, ध्यान रखिएगा, नेचर ऑफ कंडक्टर, किस चीज़ को बताएगा, नेचर ऑफ कंडक्टर। और इसका जो वैल्यू होता है, वैल्यू वो हमेशा क्या होगा, आपको दिया हुआ होगा, इसका जो वैल्यू होगा हमेशा आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, है ना। और आपको बस सिंपली या तो यही वैल्यू निकालना होगा या क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, इसको नोट कर दिया अच्छे से। अब हम लोग समझेंगे कि रेसिस्टिविटी पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि रेसिस्टिविटी जो है आखिर, तो इसका यूनिट वगैरह क्या होता है, क्योंकि रेसिस्टिविटी है ऐसे ब्रॉड टॉपिक, है ना। आप 12th में जाओगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल में और डिस्कशन होता है इस पर, बट अभी हम लोग को बस इतना समझना है कि रेसिस्टिविटी एक तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है ना, और इसका यूनिट वगैरह जानना है और इसका वैल्यू जो कि हम लोग को दिया हुआ रहता है एग्जाम, ठीक है। अब आर इक्वल्स टू क्या लिखते हो, याद करो रो एल अपॉन ए। इसका यूनिट क्या है बताइए, ओम, विच इज इक्वल्स टू रो, ऊपर में क्या लिखोगे मीटर, यहाँ लिखोगे मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर क्या हो गया कैंसिल, तो देख लो ध्यान से क्या हो जाएगा ओम मीटर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेसिस्टिविटी, मतलब यूनिट ऑफ, है कि नहीं, ये जो एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज क्या हो गया ओम इंटू मीटर, है कि नहीं, ओम इंटू मीटर, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे रेसिस्टिविटी, क्या बोला जाएगा इसको रेसिस्टिविटी, ठीक है। आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन आर का वैल्यू कितना लिख दिया ओम, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ओ एच एम ओम मीटर, तो ओम लिख दिए, यहाँ पर लेंथ के लिए मीटर लिख दोगे, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, मीटर जाके मल्टीप्लाई कर गया, तो कितना हो गया ओम मीटर। ओके, ये ध्यान आपको रखना है, सॉरी, तो यहाँ से लिख दें क्या चीज़ ओम मीटर। अब आप सोचो कि ये इसको हमेशा ध्यान रखना है कि हाँ ऐसे इसका वैल्यू होता है, ठीक है। अब सोचिए कि क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, रेसिस्टेंस वगैरह पे और है, ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा। जैसे क्वेश्चन पे आएंगे, अब देखो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, लेंथ देगा, एरिया देगा, रेसिस्टिविटी बोलेगा निकालने के लिए, है ना, बट ठीक है हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे आ रहे हैं जो बोर्ड्स में पूछता है, बोलेगा कि व्हाट विल, ओके, तो एक क्वेश्चन है क्या कि हाउ रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंज्ड इफ़ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स। अगर कोई वायर है उसके रेसिस्टेंस को अगर हम उसके लेंथ को अगर डबल कर देते हैं, उसके लेंथ को अगर क्या कर देते हैं डबल कर देते हैं, तो उसके रेसिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा। ओके, अब आप सोचो कि अगर कोई वायर है तो रेसिस्टेंस डबल कब करेंगे, जब लेंथ डबल कब करेंगे, जब रेसिस्टेंस होगा तब, लेंथ होगा तब ना। तो सबसे पहले हम अपने मन से मान लेंगे हमारे पास क्या अपने पास क्या है, एक वायर है, उस वायर का लेंथ कितना है एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है ए, और वो किसी न किसी मटेरियल से बना होगा, तो रेसिस्टिविटी कितना हो गया रो, है कि नहीं। तो आर इक्वल्स टू क्या निकल गया, सोचिए रो एल अपॉन ए, ठीक है, ये हम लोग पहला इक्वेशन। अच्छा, ये जो रेसिस्टिविटी लिखते हैं ना, थोड़ा ये गलत हो जाता है, बट इसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान दो, ऐसे रो टाइप, डेंसिटी जो लिखते हो ना, तो वैसा ही है ना, ध्यान रखना, ऐसा हुआ। अब क्या हुआ कि कोई इसके वायर को क्या कर दिया, डबल कर दिया,
ठीक है। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप लेंथ को क्या कर दिए हो 2L कर दिए हो, है ना, तो एरिया में चेंज आ जाएगा, लेकिन कितना चेंज आएगा ये नहीं पता है। तो हम लोग मान लेते हैं ए डैश, अपने मन से मान लो कि एरिया कितना हो गया ए डैश। अब जिम्मेदारी ये है कि अगर आप इसका रेसिस्टेंस लिखना चाह रहे हो फाइनल, तो क्या लिखोगे रो, क्योंकि नेचर तो नहीं ना बदला, ऐसा नहीं ना है कि सोना का क्या बोलते हैं वायर है उसको लंबा कर दिए तो वो जो है वो चांदी का हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। मतलब नेचर चेंज हो रहा है कि नहीं, तो नेचर चेंज होगा इसका मतलब है कि सॉरी नेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है क्या कि अगर पहले यहाँ पे रो माने हो तो इसका भी जो नेचर रेसिस्टिविटी लिखोगे, सॉरी वो रो ही लिखोगे। लेंथ L से 2L हो गया, लेकिन एरिया चेंज हो चुका है, तो एरिया चेंज हुआ है, ध्यान में रखना है इस चीज़ को। अब सोचिए लिखेंगे रो, लेंथ की जगह लिख देंगे 2L, लेकिन एरिया की जगह क्या लिख देंगे ए डैश, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमारे लिए चैलेंज है कि एरिया कैसे निकालेंगे। तो सोचो वायर जब यहाँ से यहाँ जाएगा ना तो उसका वॉल्यूम क्या होगा कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या होगा कांस्टेंट, मतलब इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम। और हम लोग जानते क्या हैं, याद करिए, ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या, एक मिनट, कि वॉल्यूम आप क्या लिखते हो याद करो, ऐसे तो लिखते हैं ना लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है कि नहीं, लेकिन हम इसको लिखते हैं, वॉल्यूम को लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, एरिया इंटू हाइट भी लिखा जा सकता है, ठीक है, एरिया इंटू हाइट। अब सोचो एरिया क्या है, तो एरिया है ए, और इसका लेंथ ही तो हाइट कहलाएगा, तो लिख देंगे एल इक्वल्स टू इसका कितना है 2L, और इन एरिया हो जाएगा ए डैश। तो आप यहाँ से ए डैश निकाले तो कितना हो गया A/2, कितना हो जाएगा A/2, क्लियर है, A/2 हो गया। अब जैसे ही A/2 हुआ यहाँ से तो एरिया निकल चुका है, तो एरिया जैसे ही निकला तो अब यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि नहीं, तो हमारे पास जो R डैश है वो R डैश कितना निकलेगा रो 2L, और ए डैश की जगह लिख देंगे A/2, तो बाई 2 तो 2 पर चला जाएगा ना, तो 2 हो गया। तो कितना निकल के आ गया देख लो 4 रो L/A, और रो L/A को क्या बोलते हैं R बोलते हैं, तो R डैश क्या निकल के आया, R डैश निकल के आया 4 टाइम्स रेसिस्टेंस। इसका मतलब कि रेसिस्टेंस इंक्रीज बाई कितना 4 टाइम्स, रेसिस्टेंस इंक्रीज बाई 4 टाइम्स, ठीक है। अब जो ऊपर हम लोग बनाए उसमें से कुछ पॉइंट हम लोग कंक्लूड करेंगे कि हम लोग लेंथ को L से कितना कर दिए थे 2L, तो एरिया A से क्या हो गया बताओ A/2, मतलब जितना से तुम लेंथ को बढ़ाए उतना ही से एरिया घट गया, और रेसिस्टेंस 2 से क्या हो गया 4R, 4R कहने का मतलब कि 2 का स्क्वायर है इंटू R, 2 का स्क्वायर इंटू R। यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, अगर इस क्वेश्चन में हम लोग लेंथ को L से सोच के देखिए 3L किए होते तो एरिया जो है हमारा A से घट के A/3 आ जाता, और रेसिस्टेंस हमारा R से क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर टाइम्स R, डेट इज़ 9R। पैटर्न पकड़िए, इस पर क्या है समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब हुआ ध्यान रखना है, ठीक, कि अगर लेंथ को आप L से क्या कर दोगे n टाइम्स बढ़ा दो तो एरिया भी जो है वह n टाइम्स क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो रेसिस्टेंस R से क्या हो जाएगा n स्क्वायर टाइम्स, कितना टाइम्स, मतलब ये दो पैटर्न है, और यहाँ पे ये रिजल्ट, यहाँ से क्या हो गया एक रिजल्ट, क्लियर है। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग क्या हो गया, ध्यान से समझते हैं हम लोग थोड़ा सा इसका मीनिंग के बारे में, कि जैसे अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया, समझे ध्यान से, कि कोई एक वायर है, ध्यान रखो कुछ नहीं दिया है डेटा, बोल दिया एक वायर है, उसका रेसिस्टेंस है 10 ओम, कितना ओम है 10 ओम, और बोल रहा है कि इसका जो लेंथ है ना, लेंथ इंक्रीज्ड बाई 4 टाइम्स, लेंथ इंक्रीज बाई 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, तो न्यू मतलब कि तो आफ्टर इंक्रीज, ध्यान रखना है, आफ्टर इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ वायर न्यू रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू n स्क्वायर टाइम्स R इनिशियल, और n स्क्वायर मतलब 4 गुना बढ़ा दिया गया, तो 4 का स्क्वायर 16 गुना, और शुरू में कितना था 10, है कि नहीं, तो यहाँ लिख देना 16 गुने 10 इतना हो, मतलब 16 गुना स्क्वायर टाइम्स क्या हो जाएगा वो, ये R निकल के आ गया। मतलब अगर आपको इनिशियल रेसिस्टेंस पता है और सिर्फ इतना पता है कि कितना गुना लेंथ को बढ़ाया गया है, तो आप यहाँ से ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो।
ये ध्यान में रखना है। ओके, अब ये गुना कर लेना है कि 16 को 16 से गुना करेंगे तो 256 आएगा, 246 आएगा, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से एक पॉइंट हम लोग क्या कंक्लूड करें कि अगर आप रेसिस्टेंस को ध्यान रखना है, रेसिस्टेंस को अगर आप बढ़ाओगे तो लेंथ को बढ़ाओगे तो जितना गुना लेंथ बढ़ाओगे उतना ही गुना लेंथ रेसिस्टेंस उसके स्क्वायर टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास एक पॉइंट बना। तो अभी तो हम आपको सिखाएं कि लेंथ बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सही है। तो उसी तरीके से इसका रिवर्स भी संभव है, लेंथ घटाएंगे तो क्या होगा। तो प्रोसेस पे हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा प्रोसेस पे ध्यान रखना होगा। क्यों, ज़रूरी नहीं है कि लेंथ हमेशा इंक्रीज करके ही पूछे। सोचो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लेंथ क्या करके पूछे, वो इंक्रीज करके ही पूछे। वो डिक्रीज़ करके भी पूछ सकता है कि नहीं, डिक्रीज़ करके पूछ सकता है। बोल देगा कि लेंथ इज़ डिक्रीज्ड बाई 2 टाइम्स, लेंथ इज़ डिक्रीज्ड बाई 2 टाइम्स। तो डिक्रीज बाई 2 टाइम्स करने का क्या मतलब हुआ, सोचो। तो अगर 2 टाइम्स से इसको डिक्रीज़ कर दिया जाएगा, है ना, तो लिखेंगे फिर उसी तरीके से सवाल। कैसे, समझना ढंग से। जैसे एक सवाल और बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सुनिएगा ढंग से। कि इफ लेंथ डिक्रीज्ड बाई 2 टाइम्स, है कि नहीं, या लेंथ बिकम्स हाफ 2 टाइम, मतलब ये बहुत अप्रोप्रिएट लैंग्वेज नहीं हुआ कि लेंथ डिक्रीज्ड बाई 2 टाइम्स, या सीधा है कि लेंथ डिक्रीज्ड टू L/2, मतलब L को क्या कर दिया गया, L/2। तो सिंपली ध्यान में रखना है कि अगर L को L/2 करेंगे तो एरिया डबल हो जाएगा, डेट इज़ बिकम्स 2A। फार्मूला वही लगेगा, कोई अलग से फार्मूला नहीं, वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। V इनिशियल इक्वल्स टू क्या लिखोगे, V फाइनल। और शुरू में लेंथ जब L था तो एरिया A था, और जब लेंथ कितना हो गया, L/2 इंटू एरिया A' मान लो, L से L कैंसिल हो गया, देख लो A' क्या निकल के आ गया, 2A। और इसको वेलोसिटी मत पढ़ लेना, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो सोच के देखो कि जब लेंथ L था, एरिया A था, तो रेसिस्टेंस क्या लिखोगे, तो लिखोगे R इक्वल्स टू रो L/A। और जब लेंथ L से L/2 हो गया तो एरिया 2A हो गया कि नहीं। तब अब जो लिखोगे रेसिस्टेंस वो क्या लिखोगे, रो L की जगह पर लिखोगे L/2, एरिया लिखोगे 2A। तो कितना हो गया, R' निकल के आ गया कितना, यहाँ से देखिए रो L/4A। तो रो L/A को क्या बोलेंगे, R बोलेंगे कि नहीं। तो R' कितना हो गया, R/4, R/4 मतलब R/n²। देखो ढंग से, मतलब लेंथ को तुम जितना टाइम्स घटाए एरिया उतना ही टाइम्स बढ़ गया, और रेसिस्टेंस उतना ही टाइम्स घट गया। कुछ समझ में आ रहा है पैटर्न, इसका मतलब है, ध्यान रखना है। पैटर्न क्या है, पैटर्न देखिए क्या है अपने पास, कि अगर आप लेंथ को L से क्या कर देते हो, L/n, तो एरिया हो जाएगा A से n टाइम्स A, और रेसिस्टेंस हो जाएगा R से R/n²। देख लो, इस पॉइंट को रट जाओ, ठीक है। देखो, मेरा ये कहना है कि ये सब रिजल्ट रटने का भी उतना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको मैथमेटिक्स आता है करने, तो मैथमेटिक्स अगर आएगा करने तो आप बना सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। क्लियर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप बना सकते हो, इसमें कहीं से कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। इस चीज़ को अपना कर लेना है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, रेसिस्टेंस का क्वेश्चन है, रेसिस्टेंस का क्वेश्चन। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछता है, CBSE में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये न्यूमेरिकल्स, है ना। तो ये आपको बनाने आना चाहिए। ओके, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का, क्योंकि अभी जो भी क्वेश्चंस है उसमें PIQ में भी देखना है आपको, उसको भी देखेंगे आप, तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। ओके, ये ध्यान रखना। अब सोचो इसके आगे क्या होगा। अब इसके आगे अब हम लोग क्या समझेंगे कि रेसिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन जो भी है, क्या बोलते हैं आपकी बुक में, उसको ट्राई करना है जो डायरेक्ट बेस्ड है सो। बट अब हम थोड़ा सा इसके रेसिस्टेंस के अलग मीनिंग्स को थोड़ा समझेंगे। सर्किट के साथ कैसे काम करता है ये, बैटरी के साथ इसको लगा देंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, ये सब चीज़ समझना है, ठीक है। बैटरी के साथ लगा देंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, ये सब चीज़ समझना है, ठीक है। तो इसको समझेंगे। सबसे पहले कि रेसिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो होता है कुछ ऐसे, और R लिखते हैं। इसको बोलते हैं, ये जो दोनों इंड पॉइंट्स हैं इसको बोलते हैं टर्मिनल ऑफ रेसिस्टेंस। लिख जाइएगा, वो जो डॉट जैसा हम लिख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल ऑफ रेसिस्टेंस, टर्मिनल ऑफ रेसिस्टेंस। ध्यान रखना, डॉट जैसा जो लिख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल ऑफ रेसिस्टेंस, टर्मिनल ऑफ रेसिस्टेंस बोलेंगे। और यहाँ पर रेसिस्टेंस कितना है, R लिख रहे हैं, कितना लिख रहे हैं रेसिस्टेंस, R लिख रहे हैं,
ठीक है। अब सोचो कि ये रेसिस्टेंस आपके पास कितना है, आर है, और सिंबल कैसा बना दिया वो देख लो। ठीक है, कहीं कहीं पर ये सिंबल हो सकता है कि आपको बॉक्स जैसा भी दिख जाए, बॉक्स जैसा भी दिख जाए। क्लियर है, तो टेंशन नहीं लेना है, उसको भी रेसिस्टेंस ही काउंट करना है। बॉक्स जैसा दिखे तो उसको रेसिस्टेंस काउंट करना, ही कोई बहुत कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। ओके, तो रेसिस्टेंस आप यहाँ से देखिए इस तरीके से हो सकता है। कहीं कहीं ये भी हो सकता है कि आपको ये रेसिस्टेंस कुछ इस तरीके से दिखे, ठीक है, और इस पर कलर किया हुआ रहे, कलर ऐसे ऐसे लाइन, जैसे मेरा तो ये सब ब्लैक है ना, तो हो सकता है उसमें अलग अलग कलर किया हुआ, ये सब क्या है, रेसिस्टेंस। लेकिन आपके केस में मोस्टली मतलब 100 में से 99 क्वेश्चन इस सिंबल के साथ आएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम छोटे छोटे क्वेश्चन से बात करेंगे। ठीक है, जैसे एक रेसिस्टेंस ऐसे बनाया गया और इसमें लिखा गया 10 ओम, और इसको एक बैटरी से जोड़ दिया गया, ठीक है, और बोल दिया गया क्या कि कितना वोल्ट का बैटरी है, 20 वोल्ट, और बोला गया कि बताइए करंट इसमें कितना है, फाइंड करंट इन द सर्किट। तो हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, आई आर, V इक्वल्स टू लिखेंगे आई आर, और I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सोचिए, V बाई आर, V बाई आर, और V कितना है बताइए 20 अपॉन R कितना है बताइए 10, तो कितना निकला 2 एम्पियर। मतलब सर्किट में कितना करंट फ्लो कर जाएगा, 2 एम्पियर। छोटा सा क्वेश्चन है, ओम्स लॉ लगा, बन गया। बात समझ में आ रहा है। V इक्वल्स टू क्या लिख दी, आई आर, आई इक्वल्स टू कितना हो गया V बाई आर, और V कितना था 20 वोल्ट, और रेसिस्टेंस कितना था 10 ओम, तो 2 एम्पियर करंट आपके पास निकल गया। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें हम लोगों को, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए, ठीक है, कि एक रेसिस्टेंस है आपका यहाँ पे और दूसरा रेसिस्टेंस है यहाँ पे, और इसको अगर हम ऐसे करके जोड़ दें, ठीक है, और यहाँ पे 20 वोल्ट हो, यहाँ पे हो जाएगा कितना समथिंग 2 ओम, और ये मान लो 4 ओम। सही है। तो अब अगर हमसे कोई करंट पूछेगा तो आई तो हमारे लिए समझ में आ रहा है कि आई तो हम लिख देंगे आई इक्वल्स टू V, तो 20 अब आई। लेकिन सारा कहानी यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है रेसिस्टेंस पे, कि रेसिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम लिखे, 4 ओम लिखे, या जोड़ दें या घटा दें, क्या करें, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला वो एक ही रेसिस्टेंस के लिए वैलिड है, V इक्वल्स टू आई आर। सही, एक रेसिस्टेंस होगा तभी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 2 आ गया। हो सकता है कि ऐसे भी बना देता कोई, 3 भी आ गया है ना, अलग अलग हो सकता है, इसमें भी ऐसे बना दे। बट हम लोग को अब यही सीखना है कि अगर सर्किट में एक रेसिस्टेंस से ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, एक रेसिस्टेंस से ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, तो उस सर्किट को कैसे हैंडल करना है, उस सर्किट को कैसे हैंडल करना है। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो पहला क्वेश्चन हम क्या बताएं कि एक रेसिस्टेंस है, बैटरी लगा हुआ है, तो सीधा क्या कर दिए, जोड़ दिए, बना दिए। ठीक है, V इक्वल्स टू आई आर आया, बन गया। लेकिन यहाँ अगर एक से ज़्यादा अगर आपके पास रेसिस्टेंस आ जाए, एक से ज़्यादा अगर रेसिस्टेंस आ जाए, ढंग से समझना है, एक से ज़्यादा अगर रेसिस्टेंस आ जाए, एक से ज़्यादा अगर रेसिस्टेंस आ जाए, तब हम लोग रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या है, एक टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब रेसिस्टेंस को कंबाइन करने का तरीका, रेसिस्टेंस को कंबाइन करने का तरीका। बात सुन पा रहा है, रेसिस्टेंस को कंबाइन करने का तरीका। ये कितने टाइप का होता है, ध्यान रखना है, कंबाइन करने का तरीका। तो कंबाइन करने का जो तरीका होता है तो वो होता है 2 टाइप का। ठीक है, कॉम्बिनेशन जो होता है रेसिस्टेंस का वो कितने टाइप का होता है, ध्यान रखना है। तो कॉम्बिनेशन होता है 2 टाइप का। कौन कौन सा टाइप है आपके पास, एक ध्यान रखना है। तो एक टाइप है आपके पास किस चीज़ का, सीरीज कॉम्बिनेशन का। क्या बोलते हैं उसको, सीरीज कॉम्बिनेशन का। ठीक है, एक कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। एक दूसरा कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सब सिखा देंगे बट आराम से पहले सोचना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट जो कि आपको लिखने आना चाहिए। जैसे देखिए, अगर कोई रेसिस्टेंस है, ढंग से सुनना, जो बोल रहे हैं एग्जैक्टली बात सुनना, उसका 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, और करंट जा रहा है A से B, और रेसिस्टेंस कितना IR। ढंग से देख लो। एक और वैसा ही है, ठीक है, देख लीजिए, एक और हम बना रहे हैं, रेसिस्टेंस वही, लेकिन यहाँ लिख रहे हैं A, यहाँ लिख रहे हैं B। क्या अनोखा लिख दिए सर आप, R। ठीक है, लेकिन करंट जा रहा है ऐसे A to B। तो इसमें ओम्स लॉ कैसे लिखना है तो समझना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, और इसमें I मतलब ये डायरेक्शन किससे, करंट का, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ध्यान रखना ऐसे लिखना है, VA माइनस VB इक्वल्स टू I इंटू R। ठीक है, ढंग से देखो क्या लिख रहे हैं, VA माइनस VB इक्वल्स टू I इंटू R। करंट किधर से किधर जा रहा है, A टू B,
तो ए का पोटेंशियल ऑफ ए दैट इज़ वी ए माइनस बी का पोटेंशियल दैट इज़ पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए से बी जो करंट गया सो इंटू आर। फिर से बोल रहे हैं किधर से किधर गया, ए से बी गया नहीं करंट, तो यहाँ पर भी किधर से किधर करंट गया, बी से ए, तो क्या लिखेंगे वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू, मान लो करंट इसमें कितना आई, तो क्या लिखेंगे आई आर। ढंग से आप इसको देखिए, ढंग से देखिए, क्लियर है, ढंग से समझना है इसको। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लियर है, ढंग से देखो। इसका हम छोटा छोटा क्वेश्चन करवाते हैं आपको, समझ जाइएगा क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लो एक रेसिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे है 10 वोल्ट, यहाँ है 15 वोल्ट, और करंट जा रहा है इधर आई, और ये 5 ओम का है। तो करंट किधर से किधर जा रहा है, देखो 15 से 10 की तरफ, तो क्या लिखेंगे 15 माइनस 10 विच इज इक्वल्स टू आई इंटू 5 दैट इज़ 5 इक्वल्स टू 5i, ये से ये कैंसिल हुआ, i इक्वल्स टू 1 एम्पियर। समझ में आया कैसे लिख दिए। सो आपको बस 2 के लिए याद रखना है, बाकी सब कुछ हैंडल हो जाएगा। आपको सिर्फ 2 के लिए याद रखना है, सिर्फ 2 के लिए याद रखना है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, देखिए एक रेसिस्टेंस है आपके यहाँ पर, जैसे ये पॉइंट ए है, यहाँ पर क्या है पॉइंट बी, इसमें करंट मान लो कि 2 एम्पियर है, 4 ओम है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, है कि नहीं। जैसे ये भी एग्जांपल है आपके पास, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखें बताइए, वी ए माइनस, सर आपको कैसे पता चलता है कि ए से बी को घटाना है, तो करंट किधर से किधर जा रहा है, तो ए से बी जा रहा है, इसलिए माइनस बी करेंगे, तो बी ए माइनस बी इक्वल्स टू 4 इंटू 2, क्योंकि क्या लिखते हैं याद करो, आई इंटू आर, तो आई कितना 2, तो कितना हो गया 8, मतलब कि 8 वोल्ट हो गया। कितना वोल्ट हो गया या 8 वोल्ट। इसका ये मतलब हुआ कि ये जो 4 ओम रेसिस्टेंस है ना, इसको एक ऐसे बैटरी से जोड़ा गया है, एक ऐसे बैटरी से जो कितने वोल्ट का है, 8 वोल्ट का है। ढंग से देखो, इसको ये रिप्लेस हम कर सकते हैं। तो मेरा टारगेट है सबसे पहले इसमें ये बताना कि आप ऐसे लिख पाएँ, ये सब्सट्रैक्शन लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। ये अगर आप लिख पा रहे हो तो फिर हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान। डायरेक्ट कोई क्वेश्चन इससे नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये टर्म लिखने आना चाहिए। अगर आप ये नहीं लिख पा रहे हो तो मामला फिर कन्फ्यूजन की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको लिखना आना चाहिए, इसको नोट कर जाना अच्छे से। अब हम लोग सीखेंगे क्या, कॉम्बिनेशन सीखेंगे। किस चीज़ का कॉम्बिनेशन सीखेंगे भाई साहब, रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सीखेंगे। किस चीज़ का, रेसिस्टेंस का। देखिए हम इसका डेरिवेशन बता दे रहे हैं, हालांकि हम चेक नहीं करें, आपको देख लेना है। डेरिवेशन अगर है तो याद कर लेना है, डेरिवेशन अगर नहीं होगा तो सिर्फ रिजल्ट याद करना है। सिर्फ क्या करना है आपको, रिजल्ट याद करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन, टॉपिक लिख लेना है, क्या चीज़, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब ध्यान रखना है इंड टू इंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, इंड टू इंड। मैं इसके थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट पे एकदम नहीं जाऊंगा, क्लियर है। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करके ही सीखेंगे कि कैसे पहचानना है सीरीज कॉम्बिनेशन। बट अभी ये ध्यान में जरूर रखना है इंड टू इंड मतलब एक के इंड से दूसरे इंड को जोड़ देना, क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। एक के इंड से दूसरे के इंड पे जोड़ देना क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ओके।